हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। जैसा कि आप देख सकते हैं, भौतिक विज्ञान। आज हम भौतिक विज्ञान का शुभारंभ करने जा रहे हैं। संपूर्ण भौतिक विज्ञान को हमने 13 यूनिट्स में डिवाइड किया है और इन 13 यूनिट्स के अंतर्गत संपूर्ण भौतिक विज्ञान समाहित है। वन बाय वन करके हम हर एक यूनिट को पढ़ाएंगे। आज हम इन सभी यूनिट्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देंगे और आज की ही क्लास में यूनिट नंबर 1 भौतिक विज्ञान का इतिहास, इसको हम आज खत्म कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम इन 13 यूनिट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सुनेंगे और उसके बाद यूनिट नंबर 1 को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ तक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सुन लेगा उसका फिजिक्स के प्रति रुझान बढ़ जाएगा। तो यदि आप फिजिक्स के प्रति रुझान बढ़ाना चाहते हैं, इंटरेस्ट जगाना चाहते हैं, तो यहाँ तक अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन में देने वाला हूँ, उसको ज़रूर सुनना। उसके बाद हम यूनिट स्टार्ट करेंगे भौतिक विज्ञान का इतिहास। तो चलिए हम पहले इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करते हैं। पहली यूनिट है हमारी भौतिक विज्ञान का इतिहास। भौतिक विज्ञान का क्या इतिहास होता है? भौतिक विज्ञान में को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। तो आखिरकार फिजिक्स जो है वो किस शब्द से मिलकर बना है, फिजिक्स का क्या अर्थ होता है और इसका सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था। दूसरा कि भौतिक विज्ञान को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। 1900 ईस्वी से पहले का भौतिक विज्ञान है उसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं और 1900 ईस्वी के बाद का जो है उसको हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स का कौन फादर है, मॉडर्न फिजिक्स का कौन फादर है, वो भी हम यहीं पढ़ेंगे। वहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स में क्या फिनोमिना काम करता था और मॉडर्न फिजिक्स में क्या फिनोमिना काम करता है, दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या समानता है, वो भी हम यहाँ डिस्कस करके चलेंगे। दूसरा, इस यूनिट में हम वो भी डिस्कस करेंगे क्योंकि कुछ आविष्कार हैं, महत्वपूर्ण आविष्कार जो भौतिक विज्ञान में किए गए हैं, उन महत्वपूर्ण आविष्कारों को हम यहीं पढ़ लेंगे। तो पहली यूनिट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये हुआ। अगली यूनिट है हमारी मात्रक और मापन। मात्रक और मापन, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आखिरकार राशियां क्या हैं, उसमें से फिर भौतिक राशियां किसको कहते हैं, फिर उसमें से भी मूल राशियां किसको कहते हैं, मूल राशियां कितनी होती हैं। तो कुछ शुरुआत में 6 मूल राशियों की मान्यता दी गई थी। 7वीं मूल राशि जो पदार्थ की मात्रा है वो बाद में उसको मान्यता मिली। तो उसको ऊपर पूरा एक चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, तो वो उसको हम डिटेल में यहाँ पढ़ लेंगे। उसके बाद हम मात्रक की बात करते हैं। तो मात्रक फिजिक्स में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमको कितने मात्रक याद करने हैं, क्योंकि हजारों लाखों मात्रक हैं। आप कितने याद कर सकते हो? संभव ही नहीं है कि सभी मात्रक याद किए जा सकें। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक ही याद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मात्रक की बात करें तो पूरी फिजिक्स में मैंने बहुत सारे एग्जाम का रिव्यू लिया है, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन को देखा है, तब जाकर ये निष्कर्ष निकाला है कि मात्र 20 से 25 ही ऐसे मात्रक हैं जो बार बार एग्जाम में पूछता है, उनके अलावा कोई पूछता ही नहीं है। तो मैं भी आपको वह 20 से 25 मात्रक लिखा के चलूंगा, उनके अलावा कोई मात्रक पूछेगा ही नहीं, वही इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं यहाँ लिखा कर चलूंगा। दूसरा, इसी के साथ साथ यहाँ आता है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र जो होता है, तो विमीय सूत्र भी बहुत सारे हो सकते हैं, जितने मात्रक हैं उतने ही विमीय सूत्र बन सकते हैं। तो हमें सर कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मात्र 15 या मैक्सिमम मानो तो 20, 15 या फिर 15 से 20 के बीच में इतने ही हम विमीय सूत्र लिखाएंगे आपको। और अगर एग्जाम में बनेगा विमीय सूत्र से तो यहीं से बनेगा, वरना इसके साथ हम एक ऐसी जुगाड़ भी बताएंगे, इसके अलावा अगर आ गया तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हो। तो वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अगली जो हमारी यूनिट है वो है बल तथा इसके प्रकार। इस वाली यूनिट में हम जितने प्रकार के बल हो सकते हैं सभी बलों का हम इसमें डिस्कस करेंगे। बल देखो, जैसा आपने देखा होगा घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है, हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है, हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, रियल लाइफ में हमको इसका क्या महत्व है घर्षण बल का, वो हम पढ़ेंगे। दूसरा, घर्षण बल से सर हमारे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, घर्षण गुणांक क्या होता है, वो हम यहीं पढ़ लेंगे। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या होता है, कैसे काम करता है, कब काम करता है और कहाँ ज़्यादा होता है कहाँ कम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर कितना है और अगर हम चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे तो कितना होगा, तो वो यहाँ पढ़ेंगे। अगला है नाभिकीय बल।
न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। न्यूक्लियर फोर्स सबसे मजबूत बल होता है। तो इस प्रकृति में सबसे जो मजबूत बल है वो कौन सा होता है, सबसे कमजोर बल है वो कौन सा होता है, वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक होता है सहसंजन बल, एक होता है असंजन बल। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, इनको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। दूसरा, अगर कोई सर्कुलर पाथ पर गति कर रहा है तो दो बल और काम करते हैं। अंदर सेंटर की तरफ काम करता है अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, और बाहर की तरफ काम करता है सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्र बल। तो हम दोनों बलों को यहीं पढ़ लेंगे। उसके बाद अगर कोई दोलनी गति हो रही है, दोलनी गति, अगर लोलक दोलनी गति कर रहा है तो वहां पर भी एक बल कार्य करता है। उस बल का नाम है प्रत्यानयन बल, रेस्टोरिंग फोर्स। तो उसको भी हम यहीं पढ़ेंगे। उसके बाद एक होता है विरूपक बल, एक होता है प्रतिबल। ऐसे तमाम बल हैं, उनका हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। जितने प्रकार के बल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, हम सभी बल का डिस्कशन इस वाली यूनिट में करेंगे। और उनसे किस तरह से प्रश्न बनेगा वो भी हम क्लास में, जो यूनिट्स के अंत में हम डिस्कस कर दिया करेंगे। और जो संभवतः प्रश्न आ सकते हैं वो सभी प्रश्नों का हम जिक्र इसी यूनिट के अंत में करेंगे, बल से संबंधित। उसके बाद बल के प्रकार हो गए। फिर इसमें आता है टॉर्क, बल आघूर्ण, वो क्या होता है और उस पर क्या क्या महत्वपूर्ण बल आघूर्ण पर डिपेंडेंट कुछ यंत्र हैं। जैसे बात करते हैं घर में जो आटा चक्की होती है, घर में जो आटा चक्की होती है वो भी बल आघूर्ण पर कार्य करती है। घर के दरवाजे होते हैं, दरवाजे, वो भी बल आघूर्ण पर कार्य करते हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो बल आघूर्ण पर काम करती हैं। तो वो कौन सी हैं, सभी हम यहीं पढ़ने वाले हैं। अगली यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 4, पदार्थ के भौतिक गुण। देखो ये दिखने में छोटी यूनिट लग रही है, लेकिन ये मुझे लगता है कि इन सभी में सबसे बड़ी यही है, पदार्थ के भौतिक गुण। इसमें देखो आता है डेंसिटी, घनत्व क्या चीज होती है, आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, और घनत्व से संबंधित किस तरह से सवाल बनते हैं। डेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डेंसिटी कम करेंगे तो क्या होगा, वो भी हम यहीं पढ़ेंगे। इसके साथ एक आता है कंप्रेसिबिलिटी, गुण है, भौतिक गुणों में ही है। दूसरा गुण है कंप्रेसिबिलिटी, मतलब संपीड्यता, किसकी संपीड्यता ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। उसके बाद आता है अंतरा आणविक बल, वो यहाँ पर भी हम अंतरा आणविक बल पढ़ेंगे, और एक बार यहाँ पर भी अंतरा आणविक बल पढ़ लेंगे कि क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगला यहाँ पर जो गुण है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जड़त्व। जड़त्व भी पदार्थ का ही गुण होता है। जड़त्व हम समझ लेंगे कि जड़त्व कितने प्रकार का होता है। जड़त्व 3 प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। तो हम तीनों प्रकार के जड़त्व यहीं पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है श्यानता, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है, इसका क्या मात्रक है, और हमारी लाइफ में उसका क्या महत्व है, और यहाँ से किस तरह से प्रश्न बनेगा वो भी हम यहाँ पढ़ के चलेंगे। अगला है यहीं पर गुण केशिकत्व, कैपिलरी। तो कैपिलरी देखा होगा कि दीपक होता है, दीपक में बाती होती है और उसमें तेल भरा हुआ होता है। जब उस बाती के माध्यम से तेल ऊपर चढ़ता है तो बताइए उसमें कौन सा फिनोमेना काम करता है कि वो दीपक की बाती में ऊपर चढ़ जाता है। तो वहाँ पर भी केश नली का कॉन्सेप्ट काम करता है। दूसरा तुमने सुना होगा कि किसान जो है ना, बरसात के मौसम के बाद खेतों को जुतवा देते हैं। उसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो भी लॉजिक केशिकत्व का ही कारण है, वो भी हम देखेंगे। यहाँ एक पढ़ेंगे केश नली। केश नली होती है केस के समान, मतलब बाल के समान वो पतले होती है, इसलिए उसको केश नली कहते हैं। तो केश नली के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अगली यूनिट है हमारी गति तथा इसके नियम और इसके प्रकार। गति आखिरकार क्या चीज़ है, किस वस्तु को हम गतिमान कहेंगे, कौन सी वस्तु है उसको हम विराम अवस्था में कहेंगे। गति के क्या प्रकार हो सकते हैं, एक बीमी गति क्या है, द्विबीमी गति क्या है, त्रिबीमी गति क्या है, वो हम यहाँ पढ़ के चलेंगे। उसके बाद एक सर्कुलर मोशन होती है, वृत्तीय गति, और उसके बाद होता है हमारा एक गति होती है SHM, सिंपल हार्मोनिकल मोशन, जिसको हम दोलनी गति भी कहते हैं। तो वो भी हम यहीं पढ़ेंगे। उसके बाद गति के कुछ नियम हैं, गति के 3 नियम दिए हैं न्यूटन ने, वो हम यहीं पढ़ेंगे। गति के समीकरण हैं वो भी हम यहीं पढ़ेंगे, और यहाँ क्वेश्चंस भी करेंगे। गति के समीकरण से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल होंगे, उन न्यूमेरिकल्स को भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब इसके साथ इस वाले चैप्टर में दूरी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या होता है, वो भी हम यहीं पढ़ेंगे। चाल क्या है, वेग क्या है, वो भी हम यहीं पढ़ेंगे। चाल और वेग के बीच में क्या ग्राफ बनता है, वो हम यहीं पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सीलरेशन, त्वरण क्या होता है, त्वरण भी हम यहाँ पढ़ेंगे, और इनके बीच में क्या क्या ग्राफ बनना संभव है, वो सभी ग्राफ का हम डिस्कशन करेंगे। अगली यूनिट है हमारी 6वीं, तरंग, इसके अनुप्रयोग और प्रकार।
वेव, वेव क्या होती है, वेव का क्या सिद्धांत है, तरंग हम किसको कहेंगे, जैसे प्रकाश की किरण आती है तो प्रकाश की किरण तरंग है कि कण है, ये भी आपको यहाँ बताएंगे। जैसे दो वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है, एक वैज्ञानिक प्रकाश की किरण को तरंग मानता है तो दूसरा वैज्ञानिक प्रकाश की तरंग को तरंग न मानकर प्रकाश की किरण को तरंग नहीं मानता, वो केवल एक बंडल के तौर पर मानता है कि ये पार्टिकल है जो चलता हुआ आ रहा है। डी ब्रोगली ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तरंग को कण भी माना है, जिन्होंने प्रकाश की किरण को तरंग भी माना है और कण भी माना है, मतलब द्वैध प्रकृति मानी है, तो वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तरंग में देखेंगे कि सर श्रव्य तरंगें क्या होती हैं, अपश्रव्य तरंगें क्या होती हैं, पराश्रव्य तरंगें क्या होती हैं। यहाँ पर तरंग का एक सिद्धांत होता है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, तो वो क्या सिद्धांत है वो भी हम यहाँ पढ़ के चलेंगे। तमाम प्रकार की तरंगें हैं, अनुप्रस्थ तरंग क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, जब पानी में किस तरह से चलेगी, ठोस में किस तरह से चलेगी, कहाँ ज़्यादा तेज गति होती है, कहाँ कम गति होती है, वो हम यहाँ डिस्कस करके चलेंगे। अगली है हमारी यूनिट कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो यहाँ पर हम समझ लेंगे कार्य क्या होता है, कब कार्य शून्य होता है, कब नेगेटिव कार्य होता है, कब कार्य हुआ ही नहीं होता है, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला है ऊर्जा, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। हम जानते हैं कि ऊर्जा कभी न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती, ये होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। लेकिन ऊर्जा संरक्षण के नियम के दौरान हम केवल रूप बदल सकते हैं ऊर्जा का, तो हम यहाँ बहुत सारी ऊर्जा देखेंगे जो एक रूप से दूसरे रूप में बदलेगी। जैसे हम बोलते हैं डायनोमो, डायनोमो क्या करता है, डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और विद्युत मोटर क्या करती है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो इस तरह से हम ऊर्जा का परिवर्तन देखेंगे, जो एक तरह की ऊर्जा को दूसरी तरह की ऊर्जा में बदला जा रहा होता है। अगला है शक्ति, शक्ति भी हम, शक्ति में क्या होता है कि कोई जैसे व्यक्ति है, यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन आएंगे कि जैसे व्यक्ति है 60 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ गया, तो बताइए, और उसका द्रव्यमान भी दे देगा सवाल में, तो बताइए उसकी क्या शक्ति होगी, उसकी क्या पावर होगी। दूसरा अगर बोल सकता है कि एक विद्युत मोटर है, वो 50 मीटर गहरा कुआं है, उसमें से पानी निकाल रही है, अगर उसने 1 मिनट में 100 किलोग्राम पानी बाहर निकाला है, तो बताइए उसकी कितनी शक्ति है, उसकी पावर बताओ हॉर्स पावर में। तो ये भी आपको बताना, इस तरह से सवाल जो होंगे वो हम यहाँ करेंगे। दूसरा एक ऊर्जा वाला एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, गतिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है। दूसरा यहाँ एक न्यूमेरिकल आता है कि एक झरना है, झरने की ऊंचाई देगा कि इतने ऊपर से पानी गिर रहा है और नीचे पत्थर से टकराने के बाद पानी की कुछ ऊष्मा बढ़ जाएगी, वो कितनी ऊष्मा बढ़ जाएगी, ऐसा न्यूमेरिकल भी आता है, तो वो हम यहाँ करके चलेंगे। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी यूनिट है जो हम इसका डिस्कशन करेंगे। अगली हमारी यूनिट है ऊष्मा, हीट। ऊष्मा क्या होती है, इसके साथ ताप क्या होता है, ऊष्मा और ताप में क्या अंतर होता है, ताप को मापने के लिए हमारे पास कितने स्केल हैं, जैसे आपने सुना होगा सेंटीग्रेड पैमाना होता है, वहाँ डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं। अगला होता है उसको सेल्सियस पैमानी बोल देते हैं, एक होता है र्यूमर पैमाना, एक होता है फ़ारेनहाइट पैमाना, और एक होता है केल्विन पैमाना, एक होता है रेडियन पैमाना। तो इन सभी पैमानों को हम डिस्कस करेंगे और एक दूसरे से रिलेशन बताएंगे, क्या इनमें रिलेशन होता है। उसके बाद यहाँ पर ऊष्मा का प्रसार होता है, और ऊष्मा किस तरह से चलती है, चालन के रूप में, विकिरण के रूप में और संवहन के रूप में, 3 तरह से ऊष्मा चलती है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऊष्मीय गुणांक होता है, ऊष्मीय गुणांक होता है अल्फा बीटा गामा, इनका कुछ रेशियो होता है 1:2:3, ये इनका ऊष्मीय गुणांक का रेशियो होता है। तो ऊष्मीय गुणांक क्या होता है और हम उसको किस तरह से निकाल सकते हैं, वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ऊष्मा और ताप में क्या अंतर है, ऊष्मा का प्रवाह किधर से कहाँ होता है, वो भी हम डिटेल, ये भी काफ़ी एक बड़ी यूनिट है। यहाँ ऊष्मा गतिकी का नियम पढ़ेंगे, और एक यहाँ आता है प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम। तो रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है, उससे सवाल बहुत बने हैं, तो हम यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम का भी जिक्र करके चलेंगे क्या होता है, और ऊष्मा गतिकी के कुछ नियम हैं उनको भी हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। अगली यूनिट है हमारी लाइट, प्रकाश। तो ये प्रकाश है, प्रकाश में हम पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है, ये एक प्रकार की ऊर्जा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश में चाल कितनी होती है, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है। दूसरा, प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, जैसे अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, और उसके साथ साथ होता है ध्रुवण। तमाम ऐसी परावर्तन और अपवर्तन, ये सभी घटनाएं हैं जो प्रकाश में ही घटित होती हैं।
तो वो उन सभी घटनाओं को, प्रकाश की तमाम घटनाएं होती हैं उनको पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ हम दर्पण पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है, कहाँ इसका प्रयोग है और कैसे हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद लेंस पढ़ेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दो तरह के लेंस होते हैं। दूसरा हम यहाँ पर यहीं पर प्रकाश वाले ही में हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई, मानव नेत्र, क्योंकि उसमें लेंस लगा होता है, तो उत्तल लेंस होता है उसमें, तो हम उस लेंस लगा होता है इसलिए ह्यूमन आई भी हम यहाँ पढ़ लेते हैं। वैसे बायोलॉजी में भी ह्यूमन आई पढ़ाई जाती है, लेकिन लेंस होने के कारण उसको हम यहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला है हमारी यूनिट विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम पढ़ेंगे आखिरकार विद्युत है क्या, विद्युत वाहक बल एक होता है, वो क्या होता है, विद्युत किस तरह से सर्किट में चलती है और बिजली बहने के पीछे कारण क्या है, क्या कारण है कि बिजली बहती है, और विद्युत पर कौन से विद्युत के यंत्र हैं जो काम करते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या है, अमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, किस तरह से हम इससे विभव माप लेते हैं, किस तरह से हम धारा को माप लेते हैं, ये सब कुछ हम इस विद्युत वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बार विद्युत की खोज किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब एक शाम को वो बैठे थे अपनी बिल्ली के ऊपर, प्रयोग किया और वहाँ से पता चला कि विद्युत नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत की खोज की थी, तो हम वो भी देख लेंगे। और विद्युत से रिलेटेड बहुत सारे यंत्र हैं, जैसे विद्युत प्रेस है, विद्युत हीटर है, विद्युत बल्ब है, और तमाम होते हैं, वो भी हम यहाँ पर पढ़ के चलेंगे कि क्या क्या ये होता है। ये भी अपने आप एक बहुत बड़ी यूनिट है, और यहाँ से सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो आते हैं विद्युत का ऊष्मीय प्रसार, मतलब बिजली के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस पर हीटिंग इफेक्ट, विद्युत का हीटिंग इफेक्ट, इस पर क्वेश्चन आते हैं कि अगर किसी तार में से बिजली बह रही है, अगर 5 सेकंड तक बिजली बहती रही इतनी वोल्टेज की, तो बताइए कितनी ऊष्मा जनरेट कर देगा। तो इस तरह से सवाल बनेंगे, न्यूमेरिकल भी यहाँ बनते हैं, तो वो हम न्यूमेरिकल का यहाँ डिस्कशन करके चलेंगे। अगला है हमारा यूनिट नंबर 11, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। चुंबकत्व में हम पढ़ेंगे कि चुंबकत्व है क्या चीज़, चुंबक पूरी पृथ्वी के अंदर भी एक चुंबक है, वो किस तरह से काम करती है, वहाँ से किस तरह से प्रश्न बनेगा, वो भी हम यही डिस्कस करेंगे। दूसरा यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ होते हैं कुछ, चुंबकीय पदार्थ जैसे अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। देखो यहाँ पर मैं एक ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा कि संसार का कोई भी पदार्थ हो और आपसे ये पूछे कि ये चुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है कि लौह चुंबकीय है, वो उस ट्रिक के माध्यम से एक बार में आप कर दोगे। बहुत आसान, बहुत मज़ेदार ट्रिक है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको आनंद आएगा। तो चुंबकीय भी है, चुंबकत्व भी अपने आप में एक बड़ी यूनिट है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, और इसको किस तरह से मापते हैं, तमाम इसमें चीज़ें हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। अगला है हमारी 12वीं यूनिट उत्तोलक, इसको बोलते हैं लीवर। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, उत्तोलक है क्या चीज़, इसका हम अपने जीवन में क्या इस्तेमाल करते हैं। देखो चिमटा आपने इस्तेमाल किया होगा, आपने घर में जब खाना बनाते हैं तो एक चिमटा होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं, वो एक प्रकार का उत्तोलक का एग्जाम्पल है। दूसरा आपने देखा होगा कि नींबू पानी बनाने वाला होता है, वो नींबू को एक मशीन टाइप की होती है उसमें रखता है और ऐसे दबा के उसमें से नींबू का रस निचोड़ देता है, वो भी एक तरह का लीवर है, वो भी एक तरह का उत्तोलक है। वो किस प्रकार का उत्तोलक है, तो देखो प्राथमिक उत्तोलक, द्वितीयक उत्तोलक और तृतीय उत्तोलक, 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। एक होता है कैंटिलीवर, कैंटिलीवर भी होता है, जो बड़े बड़े पुल और ब्रिज बनाए जाते हैं वहाँ कैंटिलीवर का इस्तेमाल करते हैं। तो आखिरकार क्या होता है कैंटिलीवर, इंजीनियर्स इस कैंटिलीवर का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, आजकल फिजिक्स में ये टॉपिक पूछ लेते हैं, पहले नहीं पूछते थे लेकिन अब पूछ रहे हैं। और लास्ट हमारी यूनिट है नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय ऊर्जा या नाभिकीय भौतिकी हो हम इसको बोलते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम पढ़ेंगे आखिरकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरह से काम करते हैं, इसके साथ किरणें, एक्स किरण, गामा किरण, वाई किरण, यूवी किरण और दृश्य प्रकाश, इन सब को हम यहाँ पढ़ लेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स, इसको मॉडर्न फिजिक्स में ज़्यादातर महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी, और यहीं पे पढ़ेंगे परमाणु बम क्या होता है, परमाणु बम किसने बनाया, ओपेनहाइमर का नाम सुना होगा आपने, ओपेनहाइमर, जिस पर एक पिक्चर भी बनी है ओपेनहाइमर, और इसी वर्ष ओपेनहाइमर को बहुत सारे अवार्ड मिले, ऑस्कर अवार्ड भी उसी को मिला है, तो वो भी है। तो किस तरह से परमाणु बम काम करती है, किस तरह से परमाणु भट्टी काम करती है, वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। ये भी अपने आप में डिटेल यूनिट है। तो हम सबसे पहले, अब मैंने क्या इसका एक ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन दिया है, आप सबसे पहले क्या करो, इनको नोट करो, सभी यूनिट्स को नोट करो 1 बाय 1 करके, और हम इस यूनिट को आज हम स्टार्ट करेंगे और पूरी तरह से आज इसको समाप्त करेंगे। तो पहले आप इस वाली ये पहले नोट करो, उसके बाद हम इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है, चलो।
तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1, भौतिक विज्ञान का इतिहास। देखो, फिजिक्स जो शब्द है वो एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द है FUSIS, फ्यूजिस। फ्यूजिस एक ग्रीक शब्द है। यह एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द, ये एक ग्रीक शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है प्रकृति। प्रकृति, नेचर। फ्यूजिस एक ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ होता है प्रकृति। और इसी फ्यूजिस से ही बना है एक शब्द फिजिक्स, PHYSICS। फिजिक्स जो शब्द है वो इसी फ्यूजिस से बना है। तो अब इसका क्या अर्थ हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि प्रकृति की जितनी भी भौतिक घटनाएं हैं उन घटनाओं का अध्ययन करना ही फिजिक्स कहलाता है। अब प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। प्रकाश की किरण आती है, कणों से टकराकर फैल जाती है, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं इसको। प्रकाश का इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी बोलते हैं। तो ये कौन सी घटना है? फिजिक्स की ही कोई घटना है। अगर हम पैदल चलते हैं तो जमीन पर चल पा रहे हैं, वो भी एक फिजिक्स की घटना है। तो हम जो भी काम करते हैं, हर एक काम के पीछे एक लॉजिक लगा होता है, एक भौतिक क्रिया होती है। उस भौतिक क्रिया का अध्ययन अगर हम करें वही फिजिक्स कहलाता है। तो हम इसकी जरा परिभाषा लिख देते हैं कि प्रकृति की भौतिक घटनाओं का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो इसका मतलब हुआ कि प्रकृति की भौतिक घटनाएं जितनी भी हैं, इस प्रकृति में जितनी भी भौतिक घटनाएं घटित हो रही हैं, उन सभी घटनाओं का अध्ययन अगर हम करें तो वही फिजिक्स कहलाता है। तो ये फिजिक्स है। अब आप कहोगे कि सर क्या परिभाषा कहीं पूछेगा? तो कहीं नहीं पूछेगा। लेकिन क्यों हमने पढ़ाई? क्योंकि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट जगे। स्टार्टिंग हम कर रहे हैं तो हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ये परिभाषा आपको लिखा दी। अगर हम बात करते हैं सर भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान तो भौतिक विज्ञान देखा जाए तो दो भागों में डिवाइडेड है। समय के आधार पर अगर हम बात करते हैं, समय, भौतिक विज्ञान को समय के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। समय के आधार पर एक है 1900 ईस्वी से पहले का 1900 ईस्वी से पहले का भौतिक विज्ञान, और दूसरा है 1900 ईस्वी के बाद का भौतिक विज्ञान। तो 1900 ईस्वी से पहले का भौतिक विज्ञान और 1900 ईस्वी के बाद का भौतिक विज्ञान। ये जो 1900 ईस्वी से पहले का भौतिक विज्ञान है उसको बोलते हैं चिर सम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल PHYSICS, क्लासिकल फिजिक्स। और ये जो 1900 ईस्वी के बाद का भौतिक विज्ञान है उसको हम बोलते हैं आधुनिक फिजिक्स। आधुनिक भौतिकी, इसको बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। मॉडर्न, MORDERN, मॉडर्न फिजिक्स, PHYSICS, मॉडर्न फिजिक्स। तो ये है 1900 ईस्वी से पहले का जो फिजिक्स है उसको हम चिर सम्मत भौतिकी मतलब क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। और 1900 ईस्वी के बाद का जो फिजिक्स है हम उसको मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें कि सर ये चिर सम्मत भौतिकी है, इसका फादर कौन है? तो हम यहाँ बोलते हैं न्यूटन को हम चिर सम्मत भौतिकी का पिता कहते हैं। और हम आधुनिक भौतिकी का पिता किसको बोलते हैं? फादर, FATHER, इसको फादर बोलते हैं आइंस्टीन। चिर सम्मत भौतिकी का पिता है आइंस्टीन, और चिर सम्मत भौतिकी का पिता न्यूटन है,
और आधुनिक भौतिकी का पिता है आइंस्टीन। यहाँ पर एक फिनोमेना काम करता था चिरसम्मत भौतिकी में। यहाँ तक 1900 ईस्वी तक जितने भी वैज्ञानिक थे सभी का एक बात मान्य था, एक यहाँ पर सिद्धांत काम करता था, उस सिद्धांत को सभी फॉलो करते थे। वो सिद्धांत क्या था? ये लोग ये मानते थे कि द्रव्यमान और ऊर्जा में कोई संबंध नहीं है। इनका मानना क्या था? यहाँ एक सिद्धांत था, सिद्धांत था कि द्रव्यमान कौमा ऊर्जा में कोई संबंध नहीं होता। यहाँ ये सिद्धांत माना जाता था कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग चीजें हैं, इनमें किसी प्रकार का संबंध है ही नहीं, ये मान्यता थी। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आया E बराबर m/c²। इसको बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, जो 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन ने ये सिद्ध करके बताया कि भाई द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध होता है, और अगर हमें किसी द्रव्यमान वाली वस्तु की वास्तविक एनर्जी जाननी है तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि चिरसम्मत भौतिकी में जितने भी वैज्ञानिक थे वो ये मानते थे कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन आधुनिक भौतिकी में ये मानते थे कि द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध होता है। यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ दो एग्जाम्पल बहुत फेमस हैं, जिन एग्जाम्पल के माध्यम से इन्होंने इस इक्वेशन को सही प्रूफ करके दिखाया। पहला एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बंदूक की गोली दे दूँ। मान लीजिए बंदूक की गोली 10 ग्राम की है, मैं आपको दे दूँ, लो भाई हाथ में, एक सामने से व्यक्ति आ रहा है, इसको मार दो और इसे मर जाए। आपको मैंने बंदूक की गोली दी, मैंने बंदूक नहीं दी, आपको बंदूक की गोली दी, मैंने कहा इसको मार दो, तो तुमने फेंक के इसको मारा, तो क्या आदमी मर जाएगा? संभव है? कुछ नहीं हो सकता, मरेगा नहीं व्यक्ति। तो एक बात बताओ, बंदूक की जो गोली थी उसमें 10 ग्राम वजन था और तुमने मारा भी, लेकिन सामने वाला व्यक्ति नहीं मरा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ बंदूक की गोली में ज़्यादा ऊर्जा थी नहीं क्या? ऊर्जा तो थी, लेकिन हम उसको क्या नहीं दे पाए? तो स्पीड नहीं दे पाए। यही तो आइंस्टीन ने कहा था कि अगर किसी द्रव्यमान वाली वस्तु की एनर्जी जाननी है तो हम उसको प्रकाश की चाल और उसका भी वर्ग, ये बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई, इतनी अगर स्पीड दे देंगे तो उस वस्तु की वास्तविक ऊर्जा पता चल जाएगी। इससे ये बताया था। दूसरा एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 किलोग्राम लकड़ी है। अब बात करते हैं कि सर 5 किलोग्राम लकड़ी को जला दो। अब जलाने के बाद जो राख बचेगी उसका वजन तौल कर देखना, क्या 5 किलोग्राम होगा? मुश्किल से 100 ग्राम निकल के आएगा। तो तुम कहोगे सर ये जो लकड़ी थी 5 किलोग्राम, जब पूरी जलने के बाद बची राख, तो सर ये पूरा वजन कहाँ चला गया? जो वजन था, द्रव्यमान था, वो कहाँ चला गया? द्रव्यमान पूरा का पूरा ऊर्जा बन चुका है। तो इस बात से भी उन्होंने प्रूफ किया था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, मतलब द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध होता है। ऐसी आइंस्टीन की मान्यता थी कि द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध होता है, और वो इस फॉर्मूले से इन्होंने प्रूफ करके बताया था। और ये फॉर्मूला 1905 ईस्वी में इन्होंने दिया था। अगर सवाल इस तरह से बने कि वो कौन वैज्ञानिक है जो ये मानता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध होता है, तो वो आइंस्टीन। निम्न में से वो कौन वैज्ञानिक है जो ये मानता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग चीजें हैं, इनमें किसी प्रकार का संबंध नहीं? तो वो है न्यूटन। तो इस तरह से हम इनको पढ़ते हैं। अगले यहाँ पर तुम देखोगे ये क्या है, ये तो उस वस्तु का द्रव्यमान है जिसकी हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है। और यहाँ ये क्या है? ये है प्रकाश की चाल। ये जो C है यहाँ पर, C, ये है प्रकाश की चाल। देखो प्रकाश की चाल जो है C, वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। 4 माध्यम हैं, चारों में उसकी एग्जाम में इसकी चाल पूछी है। तो अगर बात करते हैं सर निर्वात, जहाँ फ्री स्पेस, जहाँ कुछ नहीं होता, हवा भी नहीं है, निर्वात या फिर एयर, हवा, इन दोनों में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये निर्वात में होती है प्रकाश की चाल। अगर हम बात करते हैं सर पानी में कितनी होती है,
तो हम कहेंगे 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इतनी पानी में होती है। उसके बाद कांच में कितनी होती है, तो कांच में बात करेंगे, कांच में होती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक और हम बात करेंगे केरोसिन, केरोसिन में कितनी होती है, केरोसिन, केरोसिन में प्रकाश की चाल होती है 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें प्रकाश की चाल चार माध्यमों में याद रखनी है कि इन चारों माध्यम में कभी कभी पूछता है कि प्रकाश की चाल जल में बताओ, प्रकाश की चाल कांच में बताओ या फिर केरोसिन में बताओ। और एग्जाम में बहुत माइनर सा अंतर देकर ऑप्शन बनाता है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद होगी तभी आप उसका जवाब दे पाओगे, वरना नहीं। तो हमें ये चारों माध्यम में याद कर लेनी है। उसी के साथ हमें याद करना है कि आधुनिक चिरसम्मत भौतिकी क्या है। आधुनिक भौतिकी क्या है, इसके पिता हैं आइंस्टीन और इसके पिता हैं न्यूटन। अगर बात करें सर भौतिक विज्ञान का फादर कौन हुआ, भौतिक विज्ञान का फादर अगर हम बात करें कि सर भौतिक विज्ञान का पिता कौन है, तो भौतिक विज्ञान का पिता देखो किसी किसी किताब में न्यूटन को बताया है, किसी में आइंस्टीन को बताया है, तो किसी में गैलीलियो को बताया है। इसीलिए भौतिक विज्ञान का कोई सिंगल पिता नहीं है। भौतिक विज्ञान के 3 लोगों को सम्मिलित रूप से पिता कहा जाता है। पहले नंबर पर आएंगे न्यूटन, न्यूटन, दूसरे पे आइंस्टीन, आइंस्टीन, और तीसरे पे आएंगे गैलीलियो, गैलीलियो। मतलब इन तीनों लोगों को सम्मिलित रूप से भौतिक विज्ञान का पिता कहते हैं। सबसे ज़्यादा तो काम इन्होंने किया है, तो जी मतलब इनका नाम पहले नंबर पर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर ऑप्शन में यही 3 आ गए और आपसे पूछ लिया कि भौतिक विज्ञान का पिता कौन है और ऐसा ऑप्शन है ही नहीं कि तीनों, तो हमें एक को सेलेक्ट करना है, तो हम न्यूटन को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि भौतिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा योगदान इन तीनों में से न्यूटन का रहा है, उसके बाद आइंस्टीन का और उसके बाद गैलीलियो का। अगर हाँ ऐसा है कि न्यूटन ऑप्शन में ही नहीं है तो आइंस्टीन को टिक लगा देंगे, और अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम गैलीलियो को टिक लगा देंगे भौतिक विज्ञान का पिता। अभी तक तो मैंने ऐसा सवाल नहीं देखा है, लेकिन अगर आपके सामने आए तो आपके चॉइस इसी क्रम में रखनी है, पहले न्यूटन, आइंस्टीन, फिर गैलीलियो। अगर तीनों ऐसा ऑप्शन आ गया तीनों, तो हम तीनों लगा देंगे, ये तीनों ही भौतिक विज्ञान के पिता कहलाए जा सकते हैं। तो ये है, अब पहले इसको नोट करो, इसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ महत्वपूर्ण आविष्कार और उसके आविष्कारक जो हमारे एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, लिख लो, इसका नोट्स बना लो, उसके बाद मैं उसको तुरंत आविष्कार पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम आविष्कार और आविष्कारक जान लेते हैं। देखो आविष्कार एक अलग चीज़ है और खोज एक अलग चीज़ है। डिस्कवरी हम जिसको बोलते हैं, डिस्कवरी उस चीज़ की होती है जो इस पृथ्वी पर पहले से मौजूद था, लेकिन आविष्कार उसका होता है जो इस पृथ्वी पर कभी मौजूद ही नहीं था, उसको हम आविष्कार बोलते हैं। उसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेंशन। और खोजकर्ता हम उसको बोलते हैं जो पहले से पृथ्वी पर मौजूद था लेकिन वो किसी ने खोजा नहीं, किसी व्यक्ति ने अगर उसको ढूंढ लिया तो उसको बोलेंगे खोजकर्ता। तो डिस्कवरी अलग चीज़ है, इन्वेंशन अलग चीज़ है। तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं इन्वेंशन। सबसे पहला इन्वेंशन है हवाई जहाज। हवाई जहाज का इन्वेंशन क्या था, राइट ब्रदर्स, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। पंखे का आविष्कार, देखो पंखा जब जब चलता है तो जितनी देर तक पंखा चलेगा तब तक हिलेगा जरूर, हिलता रहता है। तो पंखा हमेशा हिलेगा, अगर चलेगा तो हिलेगा, इसलिए पंखे का आविष्कार कौन है, हिलर। अगर पंखा चलता है तो हमेशा हिलता है, तो उसका आविष्कारक ही हिलर हो गया, हिलर। ठीक है। फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन है, फाउंटेन आपको याद आ रहा होगा, फाउंटेन का मतलब होता है फुब्बारा, और फुब्बारे में क्या होता है, पानी, और पानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाटर। तो हम फाउंटेन पेन से याद करेंगे फाउंटेन, और फाउंटेन से याद करेंगे कि पानी, और पानी को इंग्लिश में बोलते हैं वाटर। तो हम इसका फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन होगा, वाटरमैन। वाटरमैन क्या है, वाटरमैन। फाउंटेन से हमको फाउंटेन फुब्बारा याद आएगा, उससे पानी याद आएगा, और पानी से वाटर याद आएगा, तो वाटरमैन हो गया। परमाणु बम, देखो परमाणु बम का आविष्कार किया था ओपेनहाइमर। देखो ये एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि अभी ओपेनहाइमर नामक एक मूवी आई थी, और उस मूवी को
तमाम अवार्ड मिले हैं। ऑस्कर अवार्ड, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑस्कर अवार्ड भी ओपेनहाइमर मूवी को मिला है, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। तो ये एक वैज्ञानिक थे ओपेनहाइमर, उन्होंने परमाणु बम बनाया था, तो उन्हीं पर आधारित ये मूवी थी। तो हम याद रखेंगे परमाणु बम का आविष्कारक कौन है? ओपेनहाइमर। अगला है एस्पिरिन नामक दवा। एस्पिरिन, एस्पिरिन नामक एक दवा है, ये भी बहुत एग्जाम पूछता है। ये दर्दनाशक दवा है, इसकी खोज की थी हॉफमैन। हॉफमैन, एस्पिरिन नामक दवा है, उसकी खोज की थी हॉफमैन ने। अगर ऐसे मान लो कि अगर तुम्हें दर्द बहुत हो रहा है तो तुम्हारा जो दिमाग है ना वो हाफ हो जाता है, हाफ, और तुम हाफ मैन हो जाते हो। मतलब दर्द में दिमाग हाफ काम करता है, इसलिए हम हाफ मैन हो जाते हैं। तो इनका नाम आएगा हॉफमैन, याद रखना। दर्दनाशक दवा एस्पिरिन और उसके आविष्कारक हैं हॉफमैन। अगला है सीमेंट। देखो सीमेंट के बारे में जानो। सीमेंट को जैसे हमने पानी मिला दिया और पानी मिलाने के बाद हमने जो उसको शेप दी उसी शेप में वो बन जाता है। जैसे मान लो सीमेंट को हमने गीला करने के बाद उसको एक ईंट आकार दे दिया तो हम बने देखेंगे कि वो ईंट बन जाएगा, ईंट की शेप धारण कर लेगा। जो हम शेप उसको देते हैं वही शेप धारण कर लेता है सीमेंट। इसीलिए सीमेंट का आविष्कार कौन है? जो शेप हमने दी थी वही शेप धारण कर ली, इसलिए जो शेप एस्पिडीन। सीमेंट का आविष्कार कौन है? जो शेप, कहीं जो सेफ लिखा रहता है, जो सेफ एस्पिडीन। एस्पिडीन, जोसेफ एस्पिडीन। अगला है परिकलन। देखो कंप्यूटर को हिंदी में परिकलन बोलते हैं, परिकलन। इसका आविष्कारक तो तुम्हें सबको मालूम होगा, चार्ल्स बेवेज। ये कंप्यूटर का आविष्कार है। कंप्यूटर को हिंदी में परिकलन कहा जाता है, याद रखना। अगला है डीजल इंजन। देखो डीजल इंजन का आविष्कार किया था, उनके नाम में ही डीजल लिखा है, रूडोल्फ डीजल। क्या है इनका नाम? रूडोल्फ डीजल, रूडोल्फ डीजल इनका नाम है। अगला है डायनामाइट। डायनामाइट के खोजकर्ता कौन है? तो इनका नाम याद रखना, इनका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज इन्हीं के नाम पर रखा गया था, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज, ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे और स्वीडन में ही इन्होंने ये कहा था कि मेरे नाम पर नोबेल प्राइज चलाना जब मैं मर जाऊं तब, तो तब इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज चलता है। अगला है विद्युत जनरेटर। एक बात बताओ, जनरेटर का कब काम आता है? जिस वक्त शादी होती है तो शादी पर फेरे पड़ते हैं, तो जो शादी का दिन है हम उसको बोलते हैं फेरा डे। फेरा का दिन है, फेरा पड़ता है, 7 फेरे पड़ते हैं, तो उस दिन को हमने बोला फेरा डे। वो फेरा डे है और फेरा डे के दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है जनरेटर। अगर जनरेटर नहीं होगा तो लाइट चली जाएगी और लाइट चली गई तो सब फोटो नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन निभाता है फेरा डे के दिन? जनरेटर। तो जनरेटर की आविष्कारक ही हैं फेराडे। फेराडे, ये हम याद रखेंगे, इसको जरा नोट करो, उसके बाद में अगले और 10 बताता हूँ, नोट करिए इसको। अब देखते हैं 11वें नंबर पर क्या है। 11वें नंबर पर है साइकिल का आविष्कार। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? देखो जब हम बचपन में हाई स्कूल में पढ़ते थे तो क्या होता था कि हमें अपने दोस्त से मिलने जाना है, तो हमारा जो मिलन था वो मिलन संभव हो पाता था साइकिल की वजह से। हमारे पास साइकिल थी तो हमारा मिलन हो पाता था, इसलिए साइकिल के आविष्कारक कौन है? मैकमिलन। मैक मिलन मिलन, साइकिल की वजह से हमारा मिलन हो रहा था, इसलिए उसके आविष्कारक होंगे मैकमिलन। अगर बात करते हैं पेनिसिलिन नामक दवा, जो पेनिसिलिन नामक दवा थी वो फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि पेनिसिलिन नामक दवा किसने खोजी थी, तो फ्लेमिंग, नाम याद रखेंगे फ्लेमिंग। फ्लेमिंग नामक व्यक्ति ने पेनिसिलिन नामक दवा खोजी थी। उसके बाद आता है पिस्तौल। देखो पिस्तौल में क्या होता है, एक बोल्ट लगा रहता है, उस बोल्ट को जब हम कॉक करते हैं तब वो पिस्तौल चलती है, तो हम उस बोल्ट से याद रखेंगे कोल्ट। तो सैमुअल कोल्ट नाम है जिन्होंने पिस्तौल की आविष्कार किया था। तो पिस्तौल का आविष्कार किया था सैमुअल कोल्ट।
सैमुअल कोल्ट ने पिस्तौल का आविष्कार किया। अगला आता है रेडियो। देखो रेडियो के बारे में बात करते हैं। जब हम पहले रेडियो चलाते थे, बहुत पहले का टाइम है, तब रेडियो पर चैनल आते थे। जब रेडियो पे कभी-कभी चैनल आते नहीं थे, दिक्कत करता था, तो हम क्या करते थे, कोनी मार, मार कोनी उसमें, तो हम उसमें कोनी मारते थे, तब वो रेडियो चलता था। ये एक कहावत जैसी है कि कोनी मार तभी चलेगा, तो मार कोनी। रेडियो का आविष्कार कौन है? मार्कोनी। मार्कोनी, याद रखेंगे हम मार्कोनी। उसके बाद आता है भाप इंजन। देखो भाप इंजन आपने जब हाई स्कूल में होंगे या 9th में होंगे, तो आप जेम्स वाट का एक चैप्टर है, उसमें जेम्स वाट मतलब भाप का इंजन की खोजकर्ता जेम्स वाट थे। उन्होंने भाप को देखा कि भाप से वो कोयला रख देता है ढक्कन के ऊपर, फिर भी वो ऊपर उठ जाता है, तो उसके माइंड में आया, तो भाप का इंजन खोजा था जेम्स जेम्स वाट। जेम्स वाट इन्होंने भाप का इंजन का आविष्कार किया था। अगला है पनडुब्बी। देखो पनडुब्बी जल के अंदर अंदर चलती है, एक ऐसा जहाज मान लो इसको जो जल के अंदर ही अंदर चलता है, ऊपर पता नहीं चलेगा, समुद्र में अंदर अंदर ही अंदर जाता है, पनडुब्बी बोलते हैं। पनडुब्बी बहुत महंगी होती है। एक बात बताओ, इसको कौन खरीदेगा? एक राष्ट्रपति था अमेरिका का, जॉर्ज बुश, प्रथम राष्ट्रपति था शायद, तो वो जॉर्ज बुश, अब भाई वो राष्ट्रपति है तो वही खरीद पाएगा, तो जॉर्ज बुश से हम याद रखेंगे बुश नेल। पनडुब्बी कौन खरीद पाएगा? जॉर्ज बुश, तो बुश के नाम से याद रखेंगे बुश नेल। तो बुश बुश नेल, बुश नेल, ये पनडुब्बी के जो आविष्कारक हैं वो हैं बुश नेल। अगला है दूरभाषा। दूरभाषा को इंग्लिश में बोलते हैं टेलीफोन। तो टेलीफोन का आविष्कार तो ग्राहम बेल ने किया था। देखो टेलीफोन पर जब वेल बजती है तब हम बात करते हैं, तो टेलीफोन पर वेल बजती है, तो ग्राहम बेल, तो इसका आविष्कार किया था ग्राहम ग्राहम बेल, ग्राहम बेल ने। अगला आता है टीकाकरण। टीकाकरण का आविष्कार किसने किया था? मतलब टीका की खोज किसने सबसे पहले? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, इसीलिए सबसे पहले यही टीका खोजा गया था, इसीलिए टीकाकरण का जो पिता कहा जाता है या फिर टीकाकरण का आविष्कारक कहा जाता है या टीके का आविष्कारक कहा जाता है, तो वो कौन है? एडवर्ड एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। अगला आता है एक्स किरण। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, एक्स किरण के खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता नहीं, आविष्कारक। एक्स किरण को सबसे पहले किसने आविष्कार किया या फिर एक्स किरण की खोज कर ली? एक कई बार खोज भी आता है, एक्स किरण मौजूद होगी, मशीन के माध्यम से उसको निकाला था, तो हम आविष्कारक बोल लो या फिर कहीं कहीं खोजकर्ता भी लिखा रहता है। तो एक्स किरण के आविष्कारक कौन है? किसने आविष्कार सबसे पहले किया था? तो वो कहता है वैज्ञानिक रॉन्झन। रॉन्झन रॉन्झन, कहीं कहीं आधा ना आता है, रॉन्झन रॉन्झन। अगला है हमारा WWW, वर्ल्ड वेव वाइड। WWW आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था टिम बर्नर्स ली। टिम वर्नर्स वर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली ने WWW का आविष्कार किया था। तो ये है हमारे 20 आविष्कार, जो महत्वपूर्ण आविष्कार हैं वो मैंने लिखा दिए हैं और उनके आविष्कारक लिखा दिए हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। देखो आज की क्लास से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते, इसलिए मैं लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज के बाद जितनी भी क्लासेस आएंगी हर एक क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे। एग्जाम में जितने आए हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, और साथ ही जो संभव नए नए क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस किया करेंगे। आज की क्लास में तो छोटी क्लास है, तो इससे क्वेश्चन मैंने साथ ही साथ बता दिए कि ये आ सकते हैं, तो इनको हम याद कर लेंगे डायरेक्ट। और आज की उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, तो इस तरह से पढ़ते रहिए, और हाँ नोट्स बनाते रहना। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यदि आप नोट्स नहीं बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं पढ़ा ही इस तरह से रहा हूँ कि ऑफलाइन में जिस तरह से आप नोट्स बना सकते हो वैसे ही यहाँ पर भी नोट्स बना सकते हो, तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए तो मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा और आप इस तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर सब्सक्राइब कर सको तो कर लो, क्योंकि होता क्या है कि अगर मैं कितना भी बोलूँ आपको, और अगर आपको अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब करोगे। तो चलो ठीक है, मैं इस चीज़ को नहीं बोलता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं लगे तो मत करना, कोई बात नहीं।
ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।